हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जो हमारी फार्माकोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की सीरीज चल रही है, उसमें हम लेके आ गए हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 के तहत हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायूरेटिक्स की कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो यूरिन के उत्पादन को इंक्रीज कर देती हैं, यानी यूरिन जो बनता है उसे बढ़ा देती हैं, उनके उत्पादन को वो जो वॉल्यूम होता है उनका उसे वो बढ़ा देती हैं, जो डायूरेटिक्स ड्रग्स कहलाती हैं। तो दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द किडनी, ये डायरेक्ट किडनी पर अपना वर्क करती हैं, यानी ये अपना कार्य करती हैं और बॉडी में वाटर एंड आयंस एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं। तो बॉडी में क्या होता है, वाटर लेवल और जो आयंस होते हैं उनके एक्सक्रीशन को वो बढ़ा देती हैं, जो हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो आयंस में आते हैं सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम Na+ हो गया, क्लोराइड HCl- और HCO3 हो गया बाइकार्बोनेट। तो डायूरेटिक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर, तो डायूरेटिक्स का यूज और कहाँ किया जाता है, तो डायूरेटिक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एडमा। तो दोस्तों इसका यूज कार्डियक एडमा के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो दोस्तों कुछ ड्रग्स हैं उनको देख लेते हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनका यूज किया जाता है डायूरेटिक्स के तौर पर। तो वो है फ्यूरेशिमाइड और ब्यूमेटानाइड, ये बहुत ही फेमस ड्रग्स हैं डायूरेटिक्स की। और भी कुछ ड्रग्स होती हैं वो हमने एक्सप्लेन नहीं की हैं। तो नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक्स। तो एंटी डायूरेटिक्स दोस्तों इसके ठीक विपरीत होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होती हैं डिक्रीज कर देती हैं वॉल्यूम ऑफ यूरिन, जो यूरिन का वॉल्यूम होता है उसे कम कर देती हैं, आर नॉन एज एंटी डायूरेटिक्स। तो दीज एजेंट्स, ये एजेंट सप्रेस कर देते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, यानी जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है यूरिन बनने से वो रोक देते हैं। तो दीज ड्रग्स आर प्राइमरली इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोस्तों सबसे पहले इनका यूज डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट्स पर किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है, इसमें किया जाता है एम्लोराइड नामक ड्रग्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि TSH, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज बाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वहाँ से ये थायराइड नामक वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है। तो रेगुलेट्स, ठीक है, तो रेगुलेट्स करता है, किसे करता है, द सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड थायरोकेलिटेशन हार्मोन्स। जो थायरोक्सिन और थायरोकेलिटेशन हार्मोन्स होते हैं उनके सीक्रेशन को वो रेगुलेट करता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स, यानी थायराइड ग्लैंड से। तो नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या होता है उसे जल्दी से देख लेते हैं। तो इंसुलिन इंजेक्शन होता है, इंसुलिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर, जो होता है जो ब्लड शुगर, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। जो इंसुलिन इंजेक्शन है, इंसुलिन इंजेक्शन इज यूज फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर, जो ब्लड में जो शुगर हो जाती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है उसे कंट्रोल करने के काम जो इंसुलिन के इंजेक्शन हैं वो उसके काम आते हैं। तो इन टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट और इन टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट इंसुलिन इंजेक्शन इज यूज टू रिप्लेस द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो इंसुलिन इंजेक्शन का काम होता है कि अब ब्लड को शुगर, जो ब्लड होता है उसमें से शुगर को बॉडी के अदर टिश्यूज में ले जाता है, जहां इसका उपयोग बॉडी में उत्पादित इंसुलिन को बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये इंसुलिन का काम होता है, ये इंसुलिन की डेफिनेशन होती है। तो नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव वो मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, जो प्रेगनेंसी होती है यानी कि गर्भधारण को वो रोकती हैं। ऐसी ड्रग्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, यानी इनहिबिट करते हैं। तो इसमें ओस्ट्राजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, किसका संयोजन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। तो परहेप्स यानी शायद ही कभी केवल प्रोजेस्टेरोन का यूज किया जा सकता है, कभी कभार प्रोजेस्टेरोन का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑटोकोइट्स। तो ऑटोकोइट्स क्या होते हैं, तो ऑटोकोइट्स वर्ड की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड ऑटोज से हुई, जो ग्रीक वर्ड है ऑटोज उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी ऑटोकोइट्स की।
तो ऑटोकोट्स ऐसे सब्सटेंस होती हैं, ऐसे पदार्थ होती हैं जो सेल्स के अंदर ही उत्पन्न होती हैं, जो सेल्स होती हैं उसके अंदर ही उत्पन्न होते हैं, यानी उसी के अंदर क्रिएट होते हैं। तो ऑटोकोट्स का फंक्शन होता है, यानी उसका अर्थ होता है, ऑटोकोट्स का अर्थ होता है कि अपने आप किसी चोट या घाव का भर जाना ऑटोकोट्स कहलाता है। तो दोस्तों आप एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। तो ऑटोकोट्स जो है ग्रीक वर्ड ऑटो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यह एक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर ही उत्पन्न होता है। इसका मीन्स होता है अपने आप किसी चोट या घाव का भर जाना ऑटोकोट्स कहलाता है। तो हिस्टामिन को भी जल्दी से देख लेते हैं। हिस्टामिन क्या होती है, हिस्टामिन की डेफिनेशन क्या होती है। तो हिस्टामिन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी हिस्टामिन होते हैं। तो बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ अमीन्स, ये जो ग्रुप होता है, समूह होता है अमीन्स का, उससे बिलोंग करते हैं हिस्टामिन्स। तो हिस्टामिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स। जो हिस्टामिन हैं जो उत्पन्न होते हैं यानी प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑलमोस्ट लगभग ऑल द सेल्स, यानी सभी सेल्स से ये हिस्टामिन्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रेजेंट इन द एनिमल, जो मतलब एनिमल में उपस्थित होती हैं सेल्स। तो ड्यूरिंग अ लोकल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी लोकल इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान ये मतलब सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो दे रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द गट। तो दोस्तों ये रेगुलेट भी करते हैं जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती हैं जो आंतों में, तो उनको ये रेगुलेट भी करते हैं हिस्टामिन्स। तो दोस्तों ये आपने देखी हिस्टामिन्स की परिभाषा, जल्दी से देख लेते हैं 5-HT सेरोटोनिन क्या होते हैं। तो 5-HT सेरोटोनिन है। तो HT क्या है, HT की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो दोस्तों ये आपके MCQ में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन यानी 5-HT। तो 5-HT इज कॉमनली नॉन एज सेरोटोनिन। तो दोस्तों 5-HT को सेरोटोनिन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेरोटोनिन जो एक मोनोअमीन न्यूट्रो यानी न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन, जो सेरोटोनिन है जो एक मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ट्रिप्टोफैन यानी ट्रिप्टोफैन फाउंड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। जो ट्रिप्टोफैन है, तो ट्रिप्टोफैन कहाँ पाया जाता है, जो ट्रिप्टोफैन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी GI ट्रैक्ट में और प्लेटलेट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पाया जाता है, यानी ह्यूमन एंड एनिमल्स ये दोनों में पाया जाता है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये हो गया 5-HT सेरोटोनिन की डेफिनेशन। तो जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या होती है, तो कीमोथेरेपी इज यानी कीमोथेरेपी एक मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, यानी दवा का ये ट्रीटमेंट है, यानी दवा। ठीक है, केमोथेरेपी एक मेडिकेशन ट्रीटमेंट है जो हमारी बॉडी में बढ़ने वाली सेल्स को डैमेज करने के लिए पावरफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जो कीमोथेरेपी है एक मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट जो मेडिकेशन है दवाओं से किया जाता है वो कीमोथेरेपी के अंदर आता है। जो हमारे अंदर हमारी बॉडी में जो सेल्स बढ़ रही होती हैं उन्हें डैमेज करते हैं। कौन करता है, जो पावरफुल केमिकल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है केमिकल वो कीमोथेरेपी में। तो कीमोथेरेपी के अंदर यानी कीमोथेरेपी का यूज अक्सर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जो एक क्रोनिक डिजीज है, बहुत ही फैटल डिजीज है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है। कौन, कैंसर, जिसमें कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन में क्या होता है, पेनिसिलिन इज द, तो पेनिसिलिन की डेफिनेशन है पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन क्या है, एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है। तो व्हिच वॉज क्लिनिकली यूज्ड इन 1941, जिसका यूज यानी दवाओं के रूप में 1941 में किया गया। पेनिसिलिन का यूज 1941 में क्लिनिकली यूज पर यानी क्लिनिकली बेस पर 1941 में किया। फर्स्टली यानी सबसे पहले इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। तो दोस्तों सबसे पहले जो पेनिसिलिन है उसे ऑब्टेन किया गया था फंगस पेनिसिलियम नोटाटम से। कहाँ से किया गया था, पेनिसिलियम। बट लेकिन आज नहीं किया जाता, सबसे पहले यानी पुराने समय में। तो बट प्रेजेंट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इसे हम छोड़ सकते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिकायरोजेनियम। तो दोस्तों ये है मतलब वर्तमान में जो पेनिसिलिन है उसे पिकायरोजेनियम से प्राप्त किया जाता है।
पी क्रिसोजेनम है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है। क्या है? एंटीबायोटिक्स है। तो पेनिसिलिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों इसका यूज मतलब ट्रीटमेंट के तौर पर किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ कंफ्यूज रहे लेकिन आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट क्या है? एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग्स। एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग्स क्या होती हैं? तो ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी इज एन इन्फेक्टिव डिजीज। टीबी क्या है? एक इन्फेक्टिव डिजीज है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स, जो मतलब सामान्यतः लंग्स को ये प्रभावित करती है, जो हमारे फेफड़े होते हैं उन्हें प्रभावित करती है। एंड कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो दोस्तों कॉज्ड इसका कारण होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस के कारण ये फैलता है, यानी जो टीबी की बीमारी है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो टीबी इज एन एयरबॉर्न डिजीज। तो दोस्तों ये वायु जनित रोग होता है, यानी एयरबॉर्न डिजीज है। कौन? टीबी। तो ये फैलती है, इट स्प्रेड्स बाय एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो दोस्तों ये कैसे फैलती है? जो एयरबॉर्न डिजीज है तो ये फैलती है, एक छोटी बूंद होती है, यानी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं। किसी को अगर छींक आ रही होती है तो छींक में वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, वो अगर किसी दूसरे में पहुंच जाए तो उसे टीबी, जो भी सिम्टम्स होगा, जो टीबी वाला पेशेंट्स होगा तो दूसरा व्यक्ति है उसको भी टीबी होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो टीबी कैन बी ट्रीटेड। तो टीबी कैन बी ट्रीटेड यानी इसका उच्चतम इलाज किया जा सकता है इन अ लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय तक दीर्घकालिक इसका ट्रीटमेंट चलता है। यानी जैसे 8 मंथ्स टू 3 ईयर्स, यानी 8 महीने से लेके 3 साल तक इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है मरीज। तो ड्रग्स इसमें कौन सी यूज की जाती हैं? वो हैं, एक सबसे पहले हो गई स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन, और भी कई सारी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इनका इसके लिए ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा पार्ट 4 देगा फार्माकोलॉजी का। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।